MMC phase 1, CCPs। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले बता दूं, जो भी मैं इसके बाद बताऊंगा डेट इज इन द 99%। ठीक है, तो ये है आपके 1%। याद रखो, जब भी मैं 1% का नाम बोलूंगा एंटायर 100 डेज में, आज आपका डे 2 है। ठीक है, तो 1% अगर मैं बोलता हूँ तो आपको ये चीजें रिमेम्बर करनी है। ठीक है, दिमाग में हमेशा ये रहनी चाहिए। सो CCPs का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ नया बताना चाहूंगा, दैट इज कि एक कैंडल की जो बॉडी है या जो शेप है वो किस तरीके से क्रिएट होती है। ये हर एसिड के प्राइस के हिसाब से होता है। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, उसमें उतने ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर बनते हैं, अच्छे कैंडल्स बनते हैं। सो जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे 1CP मॉड्यूल के बारे में, कि किस तरीके से पहले एक कैंडल बनती है। तो अगर आपने ये सीख लिया कि एक कैंडल कैसे बनती है, आप ये समझ जाओगे कि सारी कैंडल कैसे बनती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें डीप रिसर्च में चलते हैं। ओके, जस्ट लिटिल डीप रिसर्च। लाइक जैसे मान लीजिए हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, BTC। ठीक है, तो ये जो बिटकॉइन है, इसका जो प्राइस है वो भी कितना चल रहा है, मान लो 75। ठीक है, मान लो इसका प्राइस चल रहा है 75। तो जैसे ही 75, अभी टाइम कितना चल रहा है, दिस इज द प्राइस। अभी टाइम मान लीजिए अभी चल रहा है 9:10। दिस इज द टाइम। ओके, और अभी मैं आपसे बोलूं कि अभी जो इसके अंदर करंट वॉल्यूम है, यानी कि कितने लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि अभी करंट में मान लीजिए यहाँ पर टोटल 10 BTC बाय या सेल हुए। जस्ट मैं 10 यहाँ पर बाय या सेल की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होगा। इस दुनिया में 3 तरीके से एनालिसिस की जाती है, ये तीनों मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन या प्राइस एनालिसिस। टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज एनालिसिस। ध्यान से सुनना मैं जो क्या कहता हूं, दिस इज कॉल्ड रेंज एनालिसिस। और ये जो है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हर किसी का अपना एक अलग तरीका है मार्केट को सॉल्व करने का। मैं बेसिकली इन फर्स्ट 2 को यूज करता हूं, इसको नहीं करता। ये जो लास्ट है, ये आता है आपका प्रोफाइलिंग के अंदर। यू नो व्हाट इज प्रोफाइलिंग? प्रोफाइलिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप वॉल्यूम को सेपरेट करते हो टाइम के बेसिस पे। मतलब जैसे अगर प्राइस अभी जैसे मान लो इतना है, जैसे प्राइस बढ़ता है तो वो वॉल्यूम के साथ बढ़ता है। प्राइस तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस तभी बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। एकदम से जैसे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्राइस भी एकदम से बढ़ता है। तो ये इनके बीच में नंबर्स होते हैं कि कितने यूनिट्स में पर्टिकुलर एसेट या BTC, यहाँ बोल लो BTC जो है वो खरीदा गया है। इस तरीके से उसका प्राइस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट खरीदी है, यहाँ 2 यूनिट खरीदी है, या 6 यूनिट खरीदी है, तो इस तरीके दिखता है कि अब यहाँ दिखता है फिर से यहाँ 2 यूनिट खरीदी है मान लीजिए,
अब फिर अगली बार क्या होता है, 4 यूनिट बेच दिए, माइनस कर दिए। तो इस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है, बट आज के ज़माने में इनको हम लोग फुटप्रिंट्स के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। फुटप्रिंट्स, जैसे हम चलते हैं किसी भी जगह पर और अगर हमारे पैर गीले हो जाए और हम किसी ड्राई जगह पर चलते हैं तो वहाँ पर हमारे फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। सेम चीज़ कैंडल करती है, जहाँ भी चलती है तो वो कई तरीके से अपने अवशेष छोड़ती है। वो प्राइस भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम फुटप्रिंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइम फुटप्रिंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ प्राइस फुटप्रिंट्स भी बोल सकते हैं। और जब हम इन पुराने फुटप्रिंट्स को मैच करते हैं, देन वी क्रिएट ए स्ट्रक्चर, देन वी क्रिएट ए स्ट्रक्चर, और उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग पैटर्न्स में फाइंड आउट करते हैं। और जब ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जब इन दोनों का इस्तेमाल ना करके जस्ट उसके साइज के बेसिस पे चीज की जाए तो हम उसे बोलते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। समझ आया? Got it? सबसे पहले ये समझो कि कितने तरीके के एनालिसिस होते हैं। एमएमसी फेज 22 तक मैंने सिर्फ ये 2 ही बताए हैं, 24 तक। इसके आगे का जो एरिया ना वो वॉल्यूम फुटप्रिंट्स के अंदर आता है, वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं भी कम यूज करता हूँ, ठीक है। Got it? So, यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर हम उसको फाइंड आउट करें इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं वन ऑफ द बेस्ट वे, जो मुझे लगता है टेक्निकल एनालिसिस को करने का वन ऑफ द बेस्ट वे, रिपीटिशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, एक बार देख लेना, बट मेरा यहाँ पर सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। Got it? देखो, जो मैं बता रहा हूँ ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये लिख के ले लो मेरे से। पूरा YouTube छान लो, पूरा Google छान लो, AI से भी पूछ लो, इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, ये सिस्टमेटिक तरीका नहीं मिलेगा कभी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे देन यू विल फाइंड एवरीथिंग। समय आपके पास नहीं है, मेरे पास बहुत है, पहले मैं ही बता दूं। तो जो सीरियस नहीं ले रहा है, इट्स ओके। मैं पहले बोल रहा हूँ, समय आपके पास नहीं है, मेरे पास बहुत, सॉरी, मतलब। और इसी के बेसिस पे सारी की सारी चीजें यूज होती है। हम एक कैंडल के कई तरीके के उसके भाव पढ़ सकते हैं इनके बेसिस पे। ये हर चीज आपको कैंडल के अंदर नजर आ जाए। आपको इन सब चीजों के लिए किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडल्स आर द इंडिकेटर, ठीक है। कैंडल्स आर द इंडिकेटर। पहले मैं बता रहा हूं, अगर आपको प्राइस एक्शन पता करना है, प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है, सो यू नीड कैंडल मूवमेंट। अगर आपको टाइम पता करना है, सो यू नीड कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर आपको वॉल्यूम पता करना है, यू नीड कैंडल बॉडी। एवरीथिंग इज इन द कैंडल। तो इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? तो यहां पर रिपीटेशन के बेसिस पे सारी चीजें की जाती। नाउ इन द सीसीपीज कैंडल्स किस तरीके से बनती है? जैसे ही आपका टाइम आता है,
किसी भी टाइम फ्रेम के कैंडल की क्लोज होने का। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अभी 5 मिनट की कैंडल का यूज करूँ। सो व्हाट वी थिंक कि 5 मिनट की कैंडल जैसी ओपन होती है तो एक टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसी क्लोज होती है उसका एक टाइमर शुरू हो जाता है। अब वो टाइमर बढ़ता रहता है, अब उसके पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट तक उसे जो भी मूवमेंट करनी है वो हमें कैंडल्स के अंदर दिख जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग, ध्यान से सुना मैंने, जैसे ही 5 मिनट के बाद अगली कैंडल ओपन होगी तो उसके 5 मिनट होंगे। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है हमारे पास 5 मिनट का टाइम है इसको ऑब्जर्व करने। इसके बीच में जो ये एक बात है, जो ये टाइम है, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड, इसके बीच में रिएक्ट करने वाला एक इम्पेशेंट ट्रेडर माना जाता है। ये 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, 1 डे हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इन दोनों के बीच का जो समय है उसमें जो भी रिएक्ट करता है द पर्सन इज कॉल्ड द इम्पेशेंस। तो पेशेंस बस इन दोनों के बीच में आना, हमेशा क्लोजिंग के बाद रिएक्ट करना होता है और क्लोजिंग तक ऑब्जर्व करना होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ऑलवेज यूज द लार्जर टाइम फ्रेम, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन टाइम बहुत हो जाता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ऑब्जर्व करने के लिए कम समय मिलेगा, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ऑब्जर्व करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग है तो अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे उतना ज्यादा आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, आपको चीजें डिटेलिंग दिखाई देगी, ठीक है। दूसरों के चक्कर में मत करो कि कोई 1 मिनट कर रहा है, मैं 1 मिनट पे इसलिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें से मैं आधा घंटा एनालिसिस करता हूँ, 1 घंटा मेरे पे 60 मिनट है, तो मैं 1 घंटे में 60 कैंडल 1 मिनट की समझा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 15 मिनट यूज करूँ तो 4 कैंडल ही बता पाऊँ, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं 1 मिनट यूज करूँ, वो इट जस्ट माई स्टेज, ठीक है। तो मुझे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप इन दोनों चीजों पे फोकस करोगे इनके बीच में, तो यू विल सी कि यार बस एक कैंडल क्लोज हुई, देन अब मैं देखता हूँ आगे मुझे क्या। तो जैसे ही यहाँ पर 5 मिनट के बाद जैसी अगली कैंडल बनती है तो हो सकता है वो ऊपर जाए, ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉजिटिव वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, ऊपर जाती है तो वी हैव ए पॉजिटिव वॉल्यूम, और अगर वो नीचे जाती है सो वी हैव ए ड्रेन्ड वॉल्यूम या ड्रेनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो लेट्स से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका साइज बढ़ता रहेगा, इसका साइज हमारा बढ़ता रहे। मान लीजिए बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है इस तरीके से, तो उसका साइज बढ़ता रहे। और ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया बढ़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना मैं कुछ चीजें बताऊं, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग वॉल्यूम। ये कैंडल की बॉडी का पार्ट होता है, इसको हम लोग होल्डिंग वॉल्यूम कहते हैं। अभी ये चल रही है तो मैं इसको होल्डिंग वॉल्यूम बोलूंगा। जैसे ही ये टाइम बढ़ता रहता है तो हो सकता है मार्केट एकदम से नीचे हो जाए, मतलब कैंडल एकदम से नीचे हो रही है, तो जैसी कैंडल यहां से नीचे हो रही है तो इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा है। और जब ये कम हो जाता है तो ऊपर ये अपना एक प्रिंट छोड़ती है, दिस इज कॉल्ड ए विक प्रिंट, जिसे हम लोग फुट प्रिंट भी कहते हैं, आसान भाषा में विक। ओके, असली फुटप्रिंट ये होता है, ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसके पास वापस जाएंगे। ध्यान तो सुनो, रिवर्स। तो अब ये जैसे ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 5 मिनट हो गए, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल आएगी। आप अपने चार्ट का कलर कैसा भी कर सकते हो, बट डिफॉल्ट में ग्रीन अगर यूज करोगे तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो फुटप्रिंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई थिंक। जैसे नीचे आए तो आपका होल्डिंग वॉल्यूम है ये कम हो गया, अब इसको आप होल्डिंग नहीं बोलोगे, जैसी कैंडल क्लोज, दिस इज कॉल्ड होल्डेड वॉल्यूम, ठीक है। अब ये होल्ड हो चुका है।
अब यहाँ पर मार्केट में एक चीज समझ में आती है कि यार ये कैंडल कैसी हो गई है, पहले एकदम से उठी फिर छोटी हो गई, अब हम क्या करें। ठीक है, तो ऐसी कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कैंडल। और अभी जो ये कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की, इसे हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। आप इसे इन्वर्टेड कैंडल बोलो बस, हैमर की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आगे जाके कलर आपके लिए कोई मैटर नहीं करेंगे, शेप मैटर करेगा। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब है कि इसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम हुआ है। अगर वो कम हुआ है तो इसका मतलब उसके ज्यादा फुटप्रिंट्स, उसकी ज्यादा बड़ी विक है। तो मार्केट दोबारा से इसके विक को फिल करने के लिए आती है, अपने बचे हुए होल्डिंग वॉल्यूम को लेने आती है, लेकिन वो कब आएगी ये किसी को नहीं पता। ठीक है, वो किसी को नहीं पता। तो हम लोग उसके लिए थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा कैंडल का यूज करते हैं, या फिर इसकी जगह को यूज करते हैं, या फिर टाइमिंग को यूज करते हैं कि वो अगला वॉल्यूम फिल करने कब आएगी। ये जो बचा हुआ, अब यहाँ कहानी विक की नहीं है, यहाँ कहानी अपने होल्डिंग वॉल्यूम को वापस लाने की है। तो यहाँ पर थर्ड तरीका जो है वो यूज हो रहा है। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए मार्केट आ रही है, तो यहाँ नीड है वॉल्यूम की। ये वाला एरिया यूज हो रहा है, तो ये वाला एरिया यूज होगा तो वो किस टाइम पे आ सकती है, किस प्राइस पे आ सकती है, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे टाइम पे है जिसमें कोई ऐसी न्यूज है जिससे हमें लगता है कि ये ऊपर जा सकती है, इट मींस टाइम के बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे न्यूज आना, सीपीआई आना, पीपीआई आना, ठीक है, स्पीकर इवेंट्स आना, ब्रोकरेज आना, मतलब ब्रोकर ओपनिंग्स आना, क्लोजिंग्स आना, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का एक समय पे अलाइन करना। प्राइस कब आता है? प्राइस अलग है। प्राइस आता है जब स्ट्रक्चर बनता है, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं। तो जब स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, देन वी रिलाई ऑन टाइमिंग। जब टाइमिंग नहीं होती, देन वी रिलाई ऑन स्ट्रक्चर। इस तरीके से एनालिसिस चलते हैं। ऐसे ही मैंने रेंज एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस क्रिएट किया। इन दोनों का मतलब ये है। ठीक है, तो जैसे अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई हम रेंज कब यूज करेंगे, प्राइस एक्शन या स्ट्रक्चरल एनालिसिस कब यूज करेंगे, रिपीटेशन कब यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये इन्वर्टेड कैंडल होती है। एक बार सभी लोग मुझे बता दो यार, क्योंकि थोड़े से मुश्किल टॉपिक हैं। डीप में मैं थोड़ा सा जा चुका हूँ, मतलब इससे डीप में भी है, बट इतना डीप बहुत ज्यादा हो। तो अब मुझे बताओ कि मार्केट में अगली जो कैंडल है उसका एनालिसिस किस पर्टिकुलर चीज से होगा? समझ आ गया ना किससे होगा? टाइम से। तो ऐसे ऐसे कुछ एनालिसिस होते हैं जो यूज किया। अब ये ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे हम लोग, इसके भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं कि भाई ऐसा होने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया जाए। वही टाइम का एनालिसिस है और कुछ नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, टाइम का एनालिसिस है। प्राइजेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं अभी बता दूं आपको। सारा खेल टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है। ठीक है, टाइमिंग का और वॉल्यूम का होता है, प्राइस का कोई मतलब नहीं। अच्छे फसल को कीड़े ही खाते हैं, जैसे कहते हैं। वही सेम चीज है यहाँ भी। So, इस तरीके से हमारे पास तब होता है जब हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग होती है, ओपनिंग होते ही मार्केट में एकदम से सेलिंग आती है, और सेलिंग आते ही नीचे जाती है, फिर वो दोबारा से ऊपर आ जाती है। दिस इज हाउ वी क्रिएट ए नॉर्मल हैमर टाइप स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग हैमर टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कलर आपका रेड ग्रीन दोनों, देखो ये मैं दोनों कलर बताया था आपको, ये रहे कि ये रेड भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। सेम ये आपका रेड भी हो सकता है
ये आपका ग्रीन भी हो सकता है। स्ट्रक्चर से इतना मतलब कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मानो अभी फिलहाल के लिए। बेशक ग्रीन ऊपर जाता है, रेड अंदर ही रहता है, बट इससे कोई इतना फर्क नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी होल्डिंग वॉल्यूम आपका ये है, ये होल्डिंग वॉल्यूम है, ये आपका फुटप्रिंट है यानी कि विक है। ओके, देखो अब होता क्या है ना कि हर तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग अलग नाम दिए गए, तीनों कॉन्सेप्ट में कैंडल को अलग अलग नाम दिए गए। जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो उसमें फुटप्रिंट बोलते हैं विक को, प्राइस की बात करूंगा तो उसमें फुटप्रिंट को बोलते हैं विक, टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें फेक मूव कहते हैं कि इस समय पे फेक मूव आया था, इस तरीके से। जैसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, तो यहाँ एक वर्ड है जो यूज करेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड ए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी भी नहीं होता, लिक्विडिटी ये होता है, दिस इज कॉल्ड दी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बस एक पॉइंट होता है जहां तक मार्केट आती है एंड देन वापस चली जाती है, तो वो एरिया है जिसके जरिए होल्डिंग वॉल्यूम से उस लिक्विडिटी को फिल किया जाता है।